हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए जो बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज है उसका डे 24 24वें दिन का सेट का डिस्कस करेंगे जो 27 फरवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था। पहला क्वेश्चन है जो करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से दिया हुआ है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला बटालियन को मंजूरी किस मंत्रालय द्वारा दी गई है। तो हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला बटालियन को मंजूरी दी गई है और यह दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। साथ ही याद रखेंगे कि गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय जो है ये दोनों मंत्रालय अमित शाह के पास है, यानी अमित शाह जो है यह गृह मंत्री और साथ ही सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है 20 और 21 नवंबर 2024 के बीच सी विजिल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है और यह आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है। तो यह आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे भारतीय नौसेना जो दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 20 और 21 नवंबर को जो है यह सी विजिल के नाम से चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। और साथ ही याद रखेंगे कि नौसेना डे जो मनाया जाता है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान जो है प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत की गई है, यह सीडीएस के द्वारा की गई है। याद रखेंगे और साथ ही याद रखेंगे कि सीडीएस का जो स्थापना किया गया था यह 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है जिसका नाम है अभेद किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो भारतीय जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है अभेद यह तैयार किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। साथ ही याद रखेंगे कि डीआरडीओ का जो स्थापना किया गया था यह 1958 में किया गया था। याद रखेंगे और साथ ही याद रखेंगे कि जो नासा का स्थापना किया गया था यह भी 1958 में ही किया गया था। और ये भी याद रखेंगे कि जो इसरो है इसरो का जो स्थापना किया गया था तो इसरो का स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को। याद रखेंगे इसरो का स्थापना जो किया गया था 15 अगस्त 1969 को किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से विकसित टैंक जो है जोरावर का परीक्षण किया है। तो जोरावर का जो परीक्षण किया गया है यह डीआरडीओ ने जो है एल&टी कंपनी के साथ मिलकर के किया है। एल&टी का फुल फॉर्म होता है लुब्रो एंड टार्सन्स कंपनी। लुब्रो एंड टार्सन्स कंपनी के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से विकसित एक टैंक है जिसका नाम जोरावर उसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण क्रमशः कहां से और किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे कि हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 जो है मिसाइल इसका परीक्षण जो किया गया है यह डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और यह चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की नौसेना में तलवार श्रेणी का 8वां युद्धपोत कौन सा है जिसे 2025 में भारत को दिया जाना है। तो भारत की नौसेना में तलवार श्रेणी का 8वां युद्धपोत है जिसका नाम है आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल जो है जिसे 2025 में भारत को दिया जाना है। नेक्स्ट है नौसेना द्वारा नवीनतम सर्वोत्तम जहाज आईएनएस निर्देशन का जलावरण कहां से किया गया है। तो आईएनएस जो निर्देशन है इसका जलावरण किया गया है विशाखापट्टनम से। याद रखेंगे और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में डीआरडीओ ने शक्तिशाली गाइडेड जो पिनाक है पिनाक हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। पिनाक नाम कहां से लिया गया है। तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया शक्तिशाली गाइडेड पिनाक मिसाइल यानी पिनाक हथियार प्रणाली जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसका जो नाम लिया गया है देख लेते हैं। इसका नाम लिया गया है शिव के धनुष से, यानी शिव के धनुष से नाम इसका पिनाक रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक नया मिसाइल
परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है और यह बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आटाकामा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो आटाकामा जो मरुस्थल है यह उत्तरी चिली में अवस्थित है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का भाग है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग पर बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो जो आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग पर बहने वाली गर्म हवाएं हैं उसको फॉर्न बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पंपास, डाउन्स और वेल्ड घास के मैदान क्रमशः कहाँ अवस्थित है? तो पंपास जो है पंपास अर्जेंटीना में है। उसके बाद डाउन्स जो है डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है और वेल्ड घास का मैदान जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखेंगे। वैसे एक होता है 16 घास का मैदान, तो जो 16 घास का मैदान है यह दक्षिण भारत में नीलगिरी के पास में स्थित है। और एक होता है प्रेयरीज, तो जो प्रेयरीज घास का मैदान है, याद रखेंगे, प्रेयरीज घास का जो मैदान है यह स्थित है उत्तरी अमेरिका में, याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेयरीज घास का मैदान स्थित है। नेक्स्ट है देवगिरी का नाम परिवर्तन करके दौलताबाद किसने रखा था? तो देवगिरी का जो नाम बदल करके यह दौलताबाद रखा गया था, यह रखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था यह दिल्ली सल्तनत सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इसके द्वारा जो है देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया था। नेक्स्ट है किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दिया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला है हर्ष के काल में प्रयागराज में आयोजित हुई थी बौद्ध महापरिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो हर्षवर्धन के काल में जो है प्रयागराज में आयोजित बौद्ध महापरिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया था यह ह्वेनसांग को बनाया गया था। नेक्स्ट है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है लाला लाजपत राय का है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। नेक्स्ट है यह भारतीय क्रांतिकारी महिला जिसने भारत छोड़ो के समय क्रांति की आवाज को रेडियो के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाया था, यह कौन थी? यह हो जाएंगी उषा मेहता, याद रखेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा उषा मेहता हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं थी, उसमें नाम हो जाएगा आपका उषा मेहता थी, उसके बाद कनकलता थी और एक थी अरुणा आसफ अली। भारतीय क्रांतिकारी की जो आवाज है यह उषा मेहता के कहा जाता है। नेक्स्ट है महाजनपदों में कौशल महाजनपद की पहली और दूसरी राजधानी क्रमशः कहाँ बनाई गई थी? तो महाजनपदों में कौशल महाजनपद की राजधानी थी, पहली राजधानी अयोध्या बनाई गई थी और दूसरी राजधानी जो है यह श्रावस्ती बनाई गई थी। याद रखेंगे कि कौशल महाजनपद की राजधानी पहली राजधानी अयोध्या और दूसरी राजधानी श्रावस्ती में बनाई गई थी। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1529 ईस्वी में और यह बाबर और अफगानियों के बीच में हुआ था। याद रखेंगे घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानियों के बीच हुआ था। अगला है अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? तो अकाल तख्त की जो स्थापना की गई थी यह हरगोबिंद के द्वारा की गई थी। हमारा आंसर जो हो जाएगा हरगोबिंद हो जाएगा। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद यानी हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है सुल्तान उल हिंद यानी हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा प्रदान की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था? तो अशोक ने स्वयं को जो सम्राट बताया था यह भाबरू अभिलेख में बताया था। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा भाबरू अभिलेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो लोकनारायण जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विषुव की घटना एक वर्ष में कितनी बार और कब कब घटित होती है? तो विषुव की जो घटना होती है यह एक वर्ष में 2 बार घटित होती है। पहली बार जो होती है यह शरद विषुव जिसे बोलते हैं, यह 23 सितंबर को होती है, और एक बसंत विषुव होता है, यह होता है 21 मार्च को होता है। याद रखेंगे, विषुव की घटना साल में 2 बार होती है। शरद विषुव जो होती है 23 सितंबर को, और बसंत विषुव जो होती है यह 21 मार्च को होती है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला जो ग्रह हो जाएगा यह हो जाएगा बुध हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि बुध जो है यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह भी है। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत सीट प्राप्त करना अनिवार्य है? तो लोकसभा में विपक्षी दल के होने का दावा करने के लिए लगभग 10% सीटों का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 17वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे कि 17वां संविधान संशोधन के द्वारा जो दो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है, लेकिन ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का जो शपथ ग्रहण इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इनका जो होता है शपथ ग्रहण नहीं होता है क्योंकि वो लोकसभा मेंबर के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर चुके होते हैं, लेकिन ये अपना त्याग पत्र जो है अपने उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कहां से कहां तक विस्तारित है? तो चुनाव आयोग का जो वर्णन किया गया है यह भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। याद रखेंगे कि चुनाव आयोग का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक वर्णित है और यह भाग 15 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन की अवधि से 5 वर्ष तक होगी? तो यह आर्टिकल 243 के ई में दिया गया है। आर्टिकल 243 के ई में दिया गया है कि पंचायती राज की अवधि जो है प्रथम अधिवेशन की अवधि से 5 वर्ष तक होगी। नेक्स्ट है, संसद और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व आयोजित चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। याद रखेंगे कि संसद और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप जो है निर्धारित अवधि से पहले जो चुनाव होता है उसको मध्यवर्ती चुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसी और किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जो है यह संसद को प्रदान किया गया है। और आप बताएंगे कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। याद रखेंगे यह संसद में किया जाता है और आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो चार्टर अधिनियम आया था 1833 का। तो याद रखेंगे कि 1833 के जो अधिनियम आया था इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को
नियंत्रित करने का प्राधिकार किस मंत्रालय के पास होता है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकार होता है यह वित्त मंत्रालय के पास होता है। नेक्स्ट है फेफड़े या फुफ्फुस में किसी भी कौन सी गुब्बारे जैसी संरचना होती है जहां गैसों का विनिमय होता है? तो ये होता है एल्वोलाई, जिसको हम लोग कुपिका बोलते हैं। और फेफड़े की जो सबसे छोटी इकाई होती है यह कुपिका ही होती है। याद रखेंगे, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई कुपिका होती है और फेफड़े में गुब्बारे जैसी जो संरचना होती है इसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई या कुपिका बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का घटक है? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है अक्रिय गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो हो जाएगी श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का मुख्य घटक हो जाती है। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की जो प्रक्रिया होती है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है और जो जिस श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है उसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों के प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान होता है? तो यह होता है बायां अलिंद में। बायां अलिंद के द्वारा जो है फेफड़ों से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है प्रदान होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जो उदर गुहा होती है और वक्षीय गुहा को कौन अलग करता है? तो उदर गुहा जो होती है यह नीचे होती है, उदर गुहा नीचे होती है, फिर उसके बाद जो होता है यहाँ पे डायफ्राम होता है और सबसे ऊपर जो होता है यह वक्षीय गुहा होता है। तो इन दोनों को याद रखेंगे कि जो ऊपर होती है वक्षीय गुहा और फिर जो नीचे होती है उदर गुहा, इन दोनों को जो अलग करता है यह डायफ्राम के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे कि डायफ्राम के द्वारा जो है वक्षीय गुहा और उदर गुहा को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास लेने की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस लेने की जो गति होती है वह बढ़ जाती है। याद रखेंगे कि जब ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस लेने की गति जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सर्वाधिक किस रक्त कणिकाओं द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है सर्वाधिक यह किया जाता है आरबीसी के द्वारा, यानी रेड ब्लड सेल के द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा आरबीसी। साथ ही याद रखेंगे कि आरबीसी का जो निर्माण होता है यह होता है अस्थि मज्जा में। याद रखेंगे कि अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रश्वास के समय फेफड़ों में ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो प्रश्वास के समय जो है फेफड़ों में ली गई वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है यह 21% होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो है भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। याद रखेंगे कि कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहलाता है या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की पालियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? तो आपको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि पौधों के पालियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो मानव रक्त में जो है अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है यह कार्बोहाइड्रेट आयन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के फेफड़े का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है अगर पूरी तरह से उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे अवायवीय। नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों की पत्तियों में जो श्वसन होता है
या गैसों के आदान प्रदान यह होता है रंध्र के द्वारा। रंध्र जो होता है ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पे, उसे हम लोग रंध्र बोलते हैं, तो यह रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट होता है ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई जो होता है फेफड़ों में प्रवेश कर अनेक छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रोक्यूल्स बोलते हैं। इसको ब्रोंकाई या ब्रोक्यूल्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे महीन शाखा जैसे छिद्र होते हैं। नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग का संबंध किससे है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग होता है, इसका संबंध हो जाएगा ब्लड में RH फैक्टर से होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि RH फैक्टर का जो खोज किया गया था यह बंदरों में किया गया था। नेक्स्ट है कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजरने पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो कोलाइड विलयन में प्रकाश को गुजरने पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस घटना का जो है टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मक्खन तथा पनीर किसका उदाहरण है, तो मक्खन तथा पनीर जो है यह पायस का उदाहरण होता है। याद रखेंगे मक्खन और पनीर जो है यह पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखते हैं, पहला जो है स्याही जो है यह शॉल होता है। उसके बाद धुआं जो होता है, धुआं यह फोम नहीं, यह होता है एरोसॉल, तो यह जो है गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2 ही हो जाएगा। दूध जो है यह भी पायस का उदाहरण है, और मानिक के जो होता है यह ठोस शॉल होता है। नेक्स्ट है कोलाइड विलयन में कोलाइड के कण अनवरत टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते हैं। इस गति को क्या कहा जाता है, तो इस गति को जो कहा जाता है ब्राउनी गति कहते हैं। याद रखेंगे इस गति को ब्राउनी गति बोलते हैं। नेक्स्ट है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम को क्या कहा गया है, तो इसको बोलते हैं एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो के नियम के अनुसार जो है समान ताप एवं दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है समान होती है। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है, और प्रकाश की इस परिघटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखेंगे कि किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग जो है पहले माध्यम में वापस चली जाती है, रिटर्न, और प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है दर्पणों में किसे क्रमशः अभिसारी और अपसारी कहा गया है, तो जो अभिसारी होता है यह अवतल दर्पण कहते हैं, जिसे हम लोग अभिसारी कहते हैं, और उत्तल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। अपसारी दर्पण में जो होता है प्रकाश जो बाहर की तरफ चली जाती है, और अभिसारी में अंदर की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट है कान, नाक और गले का डॉक्टर आंतरिक जांच हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो कान, नाक और गले का जो डॉक्टर होता है यह मुख्य रूप से अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और साथ ही याद रखेंगे कि जो दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है वह समतल दर्पण होता है, और गाड़ियों में जो लगा हुआ पीछे का दृश्य देखने के लिए यूज किया जाता है मिरर, रेयर मिरर, वह जो होता है उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। यह प्रकाश की कौन सी घटना है, तो यह होती है प्रकाश की अपवर्तन होती है। नेक्स्ट है प्रकाश की किस परिघटना के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई पड़ती है, तो प्रकाश का जो घटना होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसके कारण जो है तेज गर्मी वाले दिन में मृग मरीचिका दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर विभिन्न रंगों में विभाजित किया था, तो यह किया गया था न्यूटन के द्वारा। याद रखेंगे कि न्यूटन के द्वारा ही सबसे पहले सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार करके
अलग अलग रंगों में विभाजित किया गया था। अगला है स्पेक्ट्रम का माध्य रंग किस रंग को कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम का जो माध्य रंग होता है यह हरा होता है। एक विबजियोर होता है, जो फॉर्मूला होता है विबजियोर, इसमें जो बीच में होता है यह ग्रीन होता है, जिसे हम लोग हरा रंग बोलते हैं। और बी जो होता है वॉयलेट होता है, और आर जो सबसे लास्ट में होता है यह रेड होता है। तो बीच वाला जो हो जाएगा यह हरा रंग हो जाएगा। नेक्स्ट है अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो अणुओं के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का जो अध्ययन किया गया था यह सबसे पहले सीवी रमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश की किस घटना के कारण तराशा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो प्रकाश की जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है उसके कारण तराशा हुआ हीरा जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है यदि पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पर अक्षर बड़ा दिखाई देता है तो वो लेंस क्या होगा। तो पृष्ठ में छपे अक्षर जो है लेंस में बड़ा दिखाई देता है तो वह जो लेंस हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना कब और किस राज्य में की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना जो की गई थी यह की गई थी 2011 में, और यह त्रिपुरा में की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति, जिसे कांग्रेस योजना बोलते हैं, इसका गठन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय योजना समिति जो है कांग्रेस योजना का गठन जो किया गया था 1938 में किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है भारत की पहली औद्योगिक नीति कब और किसके द्वारा जारी की गई थी। तो भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी की गई थी, याद रखेंगे। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नीति के किस मंडल को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की गीता भी माना जाता है। तो यह है पीसी महालनोबिस मॉडल, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। इसे औद्योगिक नीति के मॉडल यानी भारत का आर्थिक संविधान या राज्य का पूंजीवाद की गीता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई कहां से आता है। तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक जो एफडीआई आता है यह आता है सिंगापुर से। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं यह हैं एम विश्वेश्वरैया, जो कि एक इंजीनियर भी थे। नेक्स्ट है नेहरू महालनोबिस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो ये हो जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल जो था 1961 से लेकर के 1966 तक था, याद रखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। नेक्स्ट है योजना आयोग को अंतिम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। तो योजना आयोग की जो अंतिम योजना हो जाएगी यह 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्तमान सरकार द्वारा एमएसपी कुल कितनी अनिवार्य फसलों के लिए जारी की जाती है। तो वर्तमान सरकार के द्वारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी यह कुल 22 फसलों के लिए जारी की जाती है, याद रखेंगे कि एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यह भी टोटल 22 फसलों के लिए जारी की जाती है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा भारत की आधारभूत संरचना का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो नीति आयोग के द्वारा जो है भारत की आधारभूत संरचना का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2026 तक रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो नीति आयोग है इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यह प्रधानमंत्री ही होते हैं।